संकल्प आईएएस आगरा अपनी कोशिशों के कारण लगातार अपने एस्पिरेंट्स को सफलता दिला रहा है। एस्पिरेंट्स भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश कर रहे हैं। 2023 में ऐश्वर्या दुबे सेलेक्ट हुई। आज वो आईएएस बन के अपने कर्म क्षेत्र में पहुंच गई है। और 2024 विशाल दुबे, जिन्होंने अपनी कोशिश के कारण और संकल्प के साथ मिलके 296 रैंक प्राप्त की। विशाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सिविल सर्विस के लिए आपका मन कब से बनना शुरू हुआ? सर, पब्लिक सर्विस में जाने का मेरा मन हमेशा से ही था। मेरे फादर वो खुद पुलिस में हैं, यूपी पुलिस में, ही इज़ अ हेड कांस्टेबल। अदर देन दैट मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से हुई है। तो वहाँ स्कूलिंग के दौरान ऑफ कोर्स वी आर ट्रेन टू बी आर्मी ऑफिसर्स। 7 साल तक एज अ फीडर इंस्टीट्यूशन मेरा स्कूल आर्मी में ऑफिसर्स बेस्ड है। तो फॉर 7 years आई हैड ऑलमोस्ट सेमी मिलिट्री ट्रेनिंग। तो मेरे को लगा उसका यूज़ मैं पब्लिक सर्विस में ही अच्छा कर पाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ इवन आफ्टर आई क्लियर्ड माई रिटन और SSB एंड इवन आफ्टर गेटिंग अ गुड रैंक इन द मेरिट लिस्ट, मैं मेडिकली अनफिट होने के कारण उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने 12th के बाद कुछ सोच विचार करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और उस टाइम पे मैंने अपना मन बनाया कि आई गेस सिविल सर्विसेज माइट बी अ गुड ऑप्शन, जहाँ मैं सिमिलर काम कर पाऊँगा, मे बी विदाउट यूनिफॉर्म, बट आई कैन देश की सेवा। यस सर। वही उसी भावना, उसी जज्बात के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं। Definitely। जी, तो तैयारी संकल्प के साथ आने से पहले शुरू हो गई थी या संकल्प के साथ आने से के बाद शुरू हुई? सर, मैं ऐसा कहूँगा कि लार्जली तैयारी का कहाँ से इनिशियल पॉइंट हुआ वो मेरे लिए कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि तैयारी की जो कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं वो फॉर्चुनेटली हमको स्कूल में दे दी गई थी। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर रीडिंग, जो मैं 6th क्लास से करता आ रहा हूँ ऑलमोस्ट, या उससे पहले से ही। तो वो सब मैं पढ़ रहा था कॉलेज में भी आके। फिर आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर थोड़ा और सीरियसली जब मैंने सोचा सिविल सर्विसेज का करना है। और उसके अलावा थोड़ा मैंने अपनी रीडिंग चॉइसेस को अल्टर कर दिया था 1st सेकंड ईयर में। फ़िलासफ़ी, पोइट्री जो मेरा इंटरेस्ट है उनको पढ़ने लगा था मैं। 2nd ईयर के बाद मैंने सीरियसली सोचा कि अब मेरे को सिविल सर्विसेज ही शायद देना पड़ेगा। उससे पहले शायद थोड़ा कुछ द्वंद्व हो दिमाग में, पर उसके बाद थोड़ा सीरियस हो ही गया कि यही देना है। तो थोड़ा फोकस और डिसिप्लिन तरीके से मेरे को तैयारी करनी थी, जो मेरे घर पे नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद आई फाउंड आउट थ्रू माई सीनियर्स इन कॉलेज कि जस्ट कॉलेज के पीछे देयर इज़ अ हॉस्टल ऑफ संकल्प आगरा। तो मैं संकल्प आगरा के हॉस्टल में मेरे सीनियर्स मेरे को लेके आए एंड वी टॉक टू मैनेजर दीपचंद जी। और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम कुछ कंडीशंस के साथ आपको हॉस्टल में रख सकते हैं एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी जो वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवील करनी। तो उसके बाद फिर मैं जब संकल्प में शिफ्ट हुआ, उसके 1-2 महीने के बाद मैं कहूँगा कि मैंने अपनी तैयारी एकदम सीरियसली फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम ही शुरू की। उससे पहले तैयारी लार्जली जनरल थी। ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें आपको ये रैंक मिली है? जी सर, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में ये इतनी अच्छी रैंक पा जाना, ये बड़े सौभाग्य, इसके मतलब है आपकी बड़ी अच्छी स्टडी रही होगी। जी सर। तो संकल्प में आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिल गई और हॉस्टल की सुविधा मिल गई। कुछ फैकल्टीज़ भी वहाँ आते होंगे जिनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, अगर इस तैयारी को एक बैटल की तरह लिया जाए तो यहाँ मल्टीपल फ्रंट्स पे बैटल होता है। एकेडमिक फ्रंट, फाइनेंशियल फ्रंट, साइकोलॉजिकल फ्रंट। उसके अलावा कहाँ रहना है, एकोमोडेशन, कहाँ पे अच्छा खाना मिल जाए, हेल्दी खाना जिससे दिक्कत ना हो। तीसरा एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज, एक मेंटल और फिज़िकल जो अच्छी बॉडी को साथ रखना। तो उन कई फ्रंट्स पे बैटल जो लड़ते हैं, तो संकल्प में आने के बाद मेरे वो कई फ्रंट्स के बैटल जो हैं वो एक फ्रंट पे आ गए कि ओनली एकेडमिक बैटल वाज लेफ्ट। हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, खाने का फैसिलिटी वाज गुड, लाइब्रेरी फैसिलिटी वाज गुड। तो इफ़ आई एम गेटिंग ऑल दिस थिंग इन वन बिल्डिंग, तो उसके बाद फिर आपके कई बैटल्स कम हो जाते हैं। थोड़ा खेलने का मुझे शौक था, मेरे पास ही मेरा कॉलेज था, हार्डली 100 मीटर्स अवे। तो मैं वहाँ बास्केटबॉल टीम भी कंटिन्यू कर पाया। इवन मैं वाज इन द कॉलेज बास्केटबॉल टीम, यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम, तो वो मैं खेलता रहा वहाँ से। तो वो सब चीज़ें भी मैं वहाँ से कंटिन्यू कर पाया। तो आई गेस संकल्प वाज द गोल्डीलॉक्स जोन, एकदम मिडिल ग्राउंड, स्वीट स्पॉट, जहाँ से मैं ये सारी तैयारियाँ कर पाया और मेरा सिर्फ बैटल एकेडमिक रह गया, और विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज इन इटसेल्फ। उसके बाद एकेडमिक बैटल थोड़ा ईजी हो जाता है करना। बिल्कुल। आप बांसुरी बजाते हैं, हमने सुना है। हाँ जी सर।
तो ऐसा माना जाता है, हम लोग भी ये पिछले दिनों में अनुभव कर ही रहे हैं 10-15 साल से, कि जो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जो एस्पिरेंट्स या कविताएं लिखता है, आपको क्या लगता है उसके दिमाग सामान्य अन्य लोगों की अपेक्षा को ज़्यादा ग्रेस्पिंग होता है, डेवलप होता है? माने जो भी मेरा पर्पज़ इस प्रश्न को पूछने का ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको इस ओर कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना, कविताएं लिखना, कहानी लिखना ऐसा करना चाहिए, या ये नैसर्गिक रूप से आता है? क्या है सर? एक आई गेस आइंस्टीन और पाब्लो पिकासो किसी एक इनकी एक कुछ लाइनें हैं कि जो क्यूरियोसिटी होती है वो बच्चे में होती है, ठीक है। बाय द टाइम वी बिकम एडल्ट्स हम उसको मार देते हैं, समाज उसको मार देता है, या एजुकेशन सिस्टम उसको मार देता है। तो अगर आप उसको मरने ना दें तो कविता, बांसुरी, कोई इंस्ट्रूमेंट, किताबें पढ़ना, ये आपको नेचुरली ही आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि बचपन से मेरे को जैसा माहौल मिला, उसने उस क्रिएटिविटी को मरने या क्यूरियोसिटी को मरने नहीं दिया, बल्कि उसको सिर्फ नर्चर किया। यहाँ तक कि मैं जब संकल्प में भी आया तो मनोज जी से मेरा परिचय हुआ, जो बांसुरी बजाते थे वहाँ। तो और मेरे को रिपब्लिक डे परेड करनी थी, उसके लिए मेरे को एक क्लासिकल का इंस्ट्रूमेंट सीखना भी था। तो मैंने वहीं पे संकल्प में सीखना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे, छत पे जाके। मैं कमरे में, जो हमारे छत पे संकल्प में एक्सेस था, तो वहाँ पे मैं बजाता था बांसुरी। और मतलब सबका वो है थोड़ा सौभाग्य, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट भी रहा कि उन्होंने मेरी शुरुआती उन चीज़ों को टॉलरेट करते हुए मेरे को सीखने की मेरी जर्नी पे सपोर्ट भी किया। तो मतलब किताबें और बांसुरी साथ साथ चल रही? किताबें, कविता, बांसुरी सर, तीनों साथ। किताबें, कविता और बांसुरी साथ साथ चल रही थी? जी सर। प्री और मेंस, इसकी तैयारी के विषय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप तो एक बैरियर क्रॉस कर गए, अभी इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा देंगे या क्या करेंगे? देंगे डेफिनेटली, लेकिन पहली बार में आपका ये बैरियर क्रॉस हुआ है, क्रैक हुआ है। जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको आप कैसे बताना चाहेंगे कि वो आसानी से, या उनके संघर्ष में कहाँ, जैसे आपका एक और साथी है वो रह गया, रिटेन क्वालिफाई करके मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, तो क्या कारण होता है कि कुछ लोग रह जाते हैं? जो इसमें क्या आप बताना चाहेंगे? सर सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा जो एनालिसिस रहा है एग्ज़ाम को लेके, हम लोगों ने इन्हें एज अ सोसाइटी एग्ज़ाम को इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल या बहुत ही क्रिएटिव या बहुत ही ब्रिलियंट लोगों के लिए एग्ज़ाम है। मैं इस एग्ज़ाम को एक असाइनमेंट की तरह लेता हूँ। असाइनमेंट में क्या होता है, टीचर ने आपको कुछ बताया है, वहाँ ज़्यादा आप क्रिएटिव आउटपुट देंगे तो शायद आपको रिवॉर्ड भी ना मिले। इंस्टेड ऑफ दैट, जो आपसे पहले सीनियर्स करते आए हैं, उसको लेके बिल्कुल स्वीट, सिंपल, शॉर्ट तरीके से, मिनिमम रिक्वायर्ड जो चीज़ है उसको करते हुए, सिंपल उसको बस करना है। जो ड्रीमिंग और प्लानिंग और डूइंग के बीच का जो फ़र्क है, सिर्फ उसको नापने से यू कैन गेट अ डिसेंट रैंक। सबसे पहले तो ये चीज़ है। तो सब सोचते हैं कि कोई अलग स्पेशल सोर्स है, कोई अलग स्पेशल ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हुआ है। जो सब स्टैंडर्ड सोर्सेज बताते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को किया है, कुछ अलग नहीं किया है। इंस्टेड ऑफ माई अदर देन माई ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको बहुत अलग अलग तरीके से किया है जो मेरे को रिवॉर्ड मिला है। उसके अलावा बाकी सब, बीट जीएस, बीट इंटरव्यू, बीट प्रीलिम्स, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड सोर्सेज को किया है। तो फ़र्क वही है, किया है। लोग सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, नई स्ट्रेटजीज ढूंढते रहते हैं, बट इट इज़ हार्ड सिटिंग डाउन एंड रीडिंग द सेम बुक 3 times। एक बार पढ़ते हैं तब क्यूरियोसिटी हमें पढ़ा ले जाती है, दूसरी बार पढ़ेंगे तो शायद एक एग्ज़ाम क्या है, वो एम्बिशन है, वो कर ले जाए। तीसरी बार उसको पढ़ना, जिसके बाद एग्ज़ाम निकलेगा, वो तीसरी बार शायद लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ अलग ट्रिक है, क्योंकि एक बार तो हमने पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया, पर वो नहीं हो रहा। तीसरी या चौथी बार पढ़ना सेम सोर्स को, उसको मास्टर करने के लिए अपनी गलतियों को समझ जाना कि मेरे को अभी नहीं हुआ है मास्टर, इवन इफ आई हैव रेड 2 times। एक वो कहावत भी है कि ह्यूमंस ओवर एस्टिमेट आवर मेमोरी। तो हम लोग अपनी मेमोरी को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमें याद हो गया होगा एक बार में, 2 बार में, हमने पढ़ तो लिया किताब। नहीं, सेम सोर्स को मास्टर करना है, बस, दैट्स इट, शॉर्ट एंड सिंपल। तो वो जो है, वो रिपीटिशन, वो एक जो कहावत भी है कि देयर इज़ नो ग्लोरी इन प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस तो सेम चीज़ की कर रहे हो, बट देयर इज़ नो ग्लोरी विदाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सिंपल उस चीज़ को करना, वही एक पहला वो है। उसके अलावा जब आप कर भी लेते हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, एक किस्मत का यहाँ रोल है। देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ लक इन्वॉल्व। इट्स लाइक कि 80%, 85, आपको पास होने के लिए 85% लक वो चाहिए, एक कॉम्पिटेंसी स्कोर चाहिए, जिसमें 80% आप मेहनत से ला सकते हैं। अगर आप इफ़ आर डूइंग ऑल द थिंग्स राइट, यू विल गेट 80%।
पर वो 5% लक का फैक्टर है, लक का फैक्टर काम करता है। जो शायद मेरे जो दोस्त हैं जो आपने जिनका हाँ, मेंशन किया, हाँ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाइज आई हैव नोन। हाँ, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2-3 ईयर्स। इवन जब मैंने शुरू की तैयारी तो भी मैंने उनसे ही पूछा, हाँ। उन्होंने मेरे को थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड किया। बट जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट गेट 3 मार्क्स मोर इन हिज पर्सनैलिटी टेस्ट, वहाँ उनको पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत एवरेज मार्क्स दिए, हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट उनको 165 की जगह सिर्फ 170 दे देते, 5 मार्क्स हाँ। या और कम 4, तो ही वुड हैव बीन इन द लिस्ट। तो ये जो एक ये 3-4 मार्क्स हाँ, का जो वो है बैरियर, ठीक बात यू नेवर नो। ठीक बात है, उसका कोई कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। इवन ऑल इंडिया रैंक 1, हाँ। मैं कुछ लोगों से बात की है, मेरे दोस्त हैं ऑल इंडिया रैंक 15, ऑल इंडिया रैंक 31, तो उन लोगों ने भी यही बोला कि इवन बिफोर मेंस उनको भी शायद ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली शायद मेंस निकलेगा भी या नहीं। वो तो सामान्यतः रहता ही है। तो एंड दे आर हाँ, लाइक हाँ, टॉपिंग द एग्जाम, तो वो यू नेवर नो। तो वो बिल्कुल। लक का फैक्टर को एक्सेप्ट भी करना। अनसर्टेनिटी लक के ही कारण है। Exactly. सीधी सी बात। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने ऑप्शनल की बात की अभी, आपका ऑप्शनल क्या था इसमें? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, उसके बारे में आपने कैसे तैयारी की थी, कुछ बताइए। सर इनिशियल डेज में जैसे बुक्स क्या लिया, Yes, sir. शुरुआत कहाँ से की? जी सर, शुरुआती दिनों में मेरा ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी सोचा था, फिर मैं संकल्प में आया था तो मेरे को और एस्पिरेंट्स वहाँ पे मिले कम्युनिटी, और मेरा फिलॉसफी और पोइट्री में जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर में। तो मैंने फर्स्ट ईयर में एक फिलॉसफी का क्रैश कोर्स किया था, कुछ बुक्स पढ़ी थी, तो जनरली मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी काफ़ी कवर कर ली थी। फिर मैं ज्योग्राफी की लेकिन एज एन ऑप्शनल तैयारी कर रहा था। मैंने यहाँ पे संकल्प की लाइब्रेरी में एक बुक रखी देखी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मैंने उसके बारे में पूछा है तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ऑलरेडी इफ़ आई हैव रेड ऑल दिस थिंकर्स, और ये मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं और भी थिंकर्स पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वाई नॉट स्विच लाइक मेक योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसी को मैं अपना वो ऑप्शन बना लेता हूँ। तो वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस शुरू किया। उसके बाद वो मेरे पास कॉलेज में भी सब्जेक्ट था तो मेरे को पढ़ना पड़ा, वहाँ से आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट फॉर इट। और क्योंकि मेरे पास 2 से 3 साल का समय था ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा कि आई विल डू दी ऑप्शनल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि ऑप्शनल से आपके मार्क्स खींचते हैं, एंड इवन माई सिलेक्शन वॉज ऑल्सो क्वाइट मच बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल, आई गॉट अ गुड स्कोर देयर। तो फिर बस वहीं से जो बुक्स होती हैं उनको मैंने लिया है। मैं पार्ट वाइज डिवाइड करता हूँ मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की हैं। जी, जनरली सब एक फेमस कोचिंग है उसका मटेरियल यूज़ करते हैं, एक मेरे ऑप्शन के लिए PSIR ऑप्शन के लिए जो मैम का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा इनिशियली कि मैं उन मटेरियल को लास्ट में देखूंगा, बिकॉज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में चाहिए कुछ कि आपको कोचिंग के वगैरह से भी गाइडेंस मिले। बट मैंने शुरुआत में सिर्फ अपने कॉलेज की बुक्स से किया। फॉर पॉलिटिकल थियरी दैट इज़ 1A आई यूज्ड OP गौबा पॉलिटिकल थियरी, एंड्रयू हेवुड सर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट OP गौबा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट OP गौबा और इग्नू के नोट्स। तो ये 4 मैंने बुक्स यूज़ की हैं पार्ट 1A के लिए। इसके अलावा 1B का जो पार्ट है, 1B में मैंने यूज़ किए हैं लक्ष्मीकांत, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको जी, DD बसु का कुछ पार्ट्स मैंने पढ़े थे, सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज़ मोर लाइक सॉर्ट ऑफ नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स हैं, बट नोट्स के बीच में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एवरीवन कैन नॉट डू इट इन द फर्स्ट ग्लांस। तो इफ़ यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उसके लिए मेरे को लगता है DD बसु सर की बुक थोड़ी बेटर है। हाँ, वो पढ़ा फॉर सम चैप्टर्स। देन एकेडमिकली एक बुक बहुत ही एक्लेम्ड है जो कुछ टॉपर्स भी पढ़ते हैं, और मेरे को उसके बारे में पता चला कि यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेड है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन फॉर पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय प्रताप भानु मेहता एंड नीरजा गोपाल जैन। तो उसके मैंने जो भी सिलेबस के चैप्टर्स थे ऑलमोस्ट उसमें बेसिकली रिसर्च आर्टिकल्स हैं उससे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म पे उस पर एक रिसर्च आर्टिकल है पूरा। तो वो उससे मैंने जो जो टॉपिक्स थे I1B के वो कवर किए, और लास्ट में 1B के लिए मैंने मैम के नोट्स भी पढ़े, जो उससे जितना, क्योंकि जो भी मैं पढ़ रहा था मटेरियल ये सब कॉलेज और एजुकेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए नहीं। तो देयर आर सर्टेन गैप्स जो रह जाते हैं ये सब करने के बाद, टू फिल इन दोज गैप्स आई यूज्ड शुभ्रा रंजन मैम का मटेरियल, जो सब यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो 2 पेपर है, सेकेंड पेपर, उसके पार्ट 1 जो थियरी वाला पार्ट है उसके लिए आई यूज्ड बेलिस एंड स्मिथ की बुक है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके अलावा अगेन नोट्स फ्रॉम कोचिंग। और जो 2B है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसके लिए मैंने लार्जली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और ORF के आर्टिकल्स और कई सारी इधर उधर की जो बेसिकली इसकी तैयारी काफ़ी डिस्पैरेट रही है, अलग अलग जगह से रही है, तो ये किया है। और साथ में एक डेविड मैलोन सर की बुक है डज द एलिफेंट डांस, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो पढ़ी है।
तो मैंने लार्जली यही किया है, मटेरियल यूज़ किया है अपने ऑप्शन के लिए। बड़ी मेहनत की है इसके, इतना वास्ट, तभी ये इसमें स्कोर भी आपको ठीक ठाक ही मिला। जी सर। अच्छा, एक अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिवीज़न ऑफ टाइम। हर एक के पास 24 घंटे हैं, उसी में से तैयारी करनी है, उसमें सोना भी है, खाना भी है, रेस्ट भी लेना है, दिमाग को भी ठीक रखना है, तो उसका डिवीज़न आप कैसे करते थे? सर जनरली जो गोल्डन फार्मूला बोलते हैं 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 8 आवर्स ऑफ योर लाइफ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो वो ही मैंने फॉलो करा है लार्जली। बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत टाइम में फ़र्क आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर मूड, डिपेंडिंग ऑन योर मेंटल स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ एग्जामिनेशन यू आर इन, कि जब मेंस से या प्री से 1 महीना पहला होता है तो यू कट डाउन ऑन योर थोड़ी सी स्लीप या कट डाउन ऑन योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो वो 10 का 12 भी हो जाता है। लार्जली मेरा जो आइडियल टाइम टेबल रहा है थ्रू आउट द ईयर, एक्सेप्ट फॉर दोज 2-3 मंथ्स ऑफ प्री एंड 2-3 मंथ्स ऑफ मेंस, वो यही रहा है कि आई वुड गेट अप एट अराउंड 6:30 और 7 इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ रन 15-20 मिनट्स का। मैं एक 3 किलोमीटर डेली, ऑलमोस्ट 4 डेज अ वीक, 4 डेज अ वीक, बाकी 2 दिन थोड़ा सा वर्कआउट मैं अपने घर पे ही करता हूँ। और कुछ दिन रात को थोड़ा लेट हो जाते हैं तो अगले दिन सुबह टाइम पे नहीं उठ जाते। स्कूल का, हाँ, वो थोड़ा स्कूल का एक वो वहाँ पे छवि है। तो आई वुड गेट अप एट 6:30 एंड गो फॉर अ रन अराउंड, फिर उसके बाद वापस आके आई वुड मेक माई ओन ब्रेकफास्ट, जो मैं बनाता था मोस्टली पीनट बटर सैंडविच और एन ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी साथ में बना के। और उसके बाद आई टेक डू द रूटीन थिंग्स, डेली रूटीन, एंड आई वुड गो टू लाइब्रेरी बाय 9 or 9:15। 9 or 9:15 इफ़ यू रीच लाइब्रेरी, तो फर्स्ट सेशन जो मैं पढ़ाई का करता था 9 to 10, 10 to 11, 11 to 1, 12 and 1, तो ऐसा 1:15 तक करता था। 1:15 के अराउंड आई वुड गेट अप फॉर लंच, देन आई विल हैव माई लंच, और 2:15 के आसपास मैं कोशिश करता था कि आफ्टर लंच आई गेट बैक टू द लाइब्रेरी। इनिशियली मैं क्या करता था, आई यूज़ टू टेक अ नैप जाके दोपहर में, बट वो थोड़ा ज़्यादा फिजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा नींद आने में टाइम लग जाता है, एंड देन बाई द टाइम यू कम बैक तो 4-5 बज जाते हैं। तो मैंने उसको फिर कट डाउन करके लाइब्रेरी में ही बैठने लगा कि इफ़ आई फील स्लीपी तो आई स्लीप इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ फॉर 15-20 मिनट्स, क्योंकि लाइब्रेरी में सोना 15 मिनट होता है और रूम पे जाके सोना ऐसा आधा 1 घंटा हो जाता है। तो वो कट डाउन करके मैंने देखा हमने आपका नैप लेते हुए। एग्जैक्टली एकदम से आपके दोस्तों ने डाला उसको ग्रुप पर, जोरदार था वो। एग्जैक्टली। तो ऐसा लंच के बाद आई टेक अ शॉर्ट नैप अगर लेना है, और लंच के बाद क्योंकि थोड़ा सा नींद आती है, मतलब विच इज़ नेचुरल, तो उस टाइम पे मैं ऐसा कुछ करता था जो थोड़ा मेरे ब्रेन को एक्टिव रखे। फॉर एग्जांपल कुछ सीसेट कर लिया, या आई वुड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, या फिर मैं कोई वीडियोस देखता था जो मेरे खुद की क्यूरियोसिटी या मेरे खुद के उसमें थी, जो मेरे को खुद से पसंद है। तो इफ़ आई वॉच देम तो ऑफकोर्स नींद नहीं आती। तो ऐसा करके आई वुड गो फॉर टी एट अराउंड 5-5:30। मोटे तौर पे स्टडीज़ के लिए 8 से 10 घंटे। एग्जैक्टली 8 से 10 घंटे दिए हैं। तो वही 5:30 टी, 6 to 8 अगेन, 8 to 8:30 डिनर, 9 to 11 अगेन, फिर 11 to 11:30 आई वुड गो एंड स्लीप। ऐसा नहीं है कि 16-18 घंटे देने नहीं, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा मिथक बना रखा है। 10 से 12 घंटे में अगर सीरियसली तैयारी की जाए तो आसानी से क्रैक किया जाए। आई गेस इवन लेस सर, अगर सीरियसली की जाए और कंसिस्टेंटली की जाए तो 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे बहुत है। नोट्स मेकिंग का कितना रोल है? जैसे सारी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी बुक्स हैं, इतना मटेरियल है, और दूसरे कोचिंग्स के भी डेफिनेटली मटेरियल यूज़ करते ही हैं सारे लोग, तो नोट्स मेकिंग का कितना रोल है? सर प्रीलिम्स में नोट मेकिंग का रोल थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं भी हो, पर मेंस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि मेंस में यू हैव टू एक्टिवली रिकॉल कॉन्स्टेंटली कि क्या मैंने पढ़ा था इस टॉपिक पे, और उसको तुरंत लिख देना है। तो फॉर यू टू रिकॉल आपके पास एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से उस टॉपिक पे लिखा होना चाहिए, और वो सिंक्रोनाइज्ड तरीका किसी और का नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए। उसके लिए आई गेस नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल के ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। तो इफ़ दे आर रिपीटेड तो यू हैव टू हैव सर्टेन इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन रेडी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस अबाउट कास्ट, या क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन जो हमारे ऑप्शन में आते हैं कई बार, या क्वेश्चंस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, या क्वेश्चन अबाउट समथिंग IR में रियलिज्म या किसी एक स्कूल ऑफ थॉट, तो उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। या फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन है तो पाकिस्तान के लिए एक इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया है कि पाकिस्तान का कैसा भी क्वेश्चन हो, एक इंट्रोडक्शन तो मैं ये लिख ही सकता हूँ बैकग्राउंड सेट करने के लिए। तो ये जो नोट मेकिंग है ये बहुत ज़्यादा काम आती है ऑप्शनल के लिए। ये मैंने किया था ऑप्शनल के लिए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फॉर्मेट में, इंट्रोडक्शन
कंक्लूजन, और बीच में आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट, कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ भी जो भी मटेरियल मेरे को वहाँ पे लगा के लिख दिया मैंने। और क्योंकि मेंस में बैठ के एडजस्ट करना पड़ता है कि उसमें से मटेरियल याद है, अब जो क्वेश्चन मैं पूछा है उसके हिसाब से उसको टोर मरोड़ के उसी को लगाना है। एग्जैक्टली। जो मेंस के और सब्जेक्ट्स हैं जीएस, उसमें अगर मैं ऐसा सिस्टमेटिकली जाऊँ तो जीएस 1 में ज़्यादा नोट मेकिंग की इंपॉर्टेंस नहीं होगी सोसाइटी के अलावा, क्योंकि बाकी सब हम जीएस के में कई बार पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैं उन्हीं को 2 बार 3 बार पढ़ लेता हूँ, उन्हीं में अंदर मार्क कर लेता हूँ और वो गुड इनफ हो जाती है मेरे लिए। जीएस 2 के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें गवर्नेंस के लिए और कुछ पार्ट्स के लिए लाइक सोशल जस्टिस, आपको केस स्टडीज़, अच्छे एग्जांपल्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कुछ काम नहीं कर पाई, गवर्नमेंट की स्कीम जो अच्छे काम करी, या फिर केस स्टडीज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, केस स्टडी ऑफ पॉलिसी, केस स्टडीज़ अलग अलग जगह से उठा के आई पिक्ड अप एंड मेड सम नोट्स, तो वो वाले नोट्स मेरे काम आए। लक्ष्मीकांत ही हम वापस दोबारा पढ़ सकते हैं, और डीडी बसु के जो चैप्टर्स बताए उसको। आईआर के लिए मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मेरा ऑप्शनल था। जीएस 3 पे आते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाए, जो मैं मटेरियल यूज़ करता था उसी को मैंने एक बार रिवाइज़ किया 2 बार। उसके जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं जीएस 3 में, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर साइंस एंड टेक के सर्टेन स्मॉल इश्यूज़, उनके लिए मैंने नोट मेकिंग करी थी, जिसमें इंट्रोडक्शन अगेन कंक्लूजन, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड है, फ्लड के लिए आई हैव एन इंट्रोडक्शन, आई हैव ए कंक्लूजन, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म है तो आई हैव इंट्रोडक्शन, आई हैव अ कंक्लूजन रेडी, एंड देन द मटेरियल जो बीच में डालना है वो डाल दिया, तो वैसा। तो ये सब नोट मेकिंग की है जीएस 3 तक। जीएस 4 के लिए मैंने लार्जली नहीं ज़्यादा नोट मेकिंग कर पाई है, बस मैंने एग्जाम्पल्स कुछ बहुत सारे इकट्ठे कर लिए थे, बिकॉज आई हैव ए बैकग्राउंड इन पोइट्री एंड फिलोसफी, तो मैंने उसको काफ़ी यूज़ किया, एक्सटेंसिवली यूज़ किया जीएस 4 में। इवन एग्जैक्टली एथिक्स, मैंने वहाँ पे एक जगह एक उर्दू का शेर भी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करके लिखा हुआ है। अच्छा। तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि आई टेक सम क्रिएटिव लिबर्टी, सब जो लिख रहे हैं वो ना लिख के थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अलग करने का। तो ये चीज़ करते हुए नोट मेकिंग मेरी लार्जली इसी के अगेंस्ट हो रही है। अदर देन दैट मैं कहूँगा कि मेरी जो नोट मेकिंग रही है वो थोड़ी सी डेफिशिएंट भी थी, जो मेरे को फील हुआ मेंस के टाइम पे, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे को उतना समझ शायद नहीं थी चीज़ों की कि मैं नोट मेकिंग इतनी सारी चीज़ों की कर पाऊँ, और टाइम भी नहीं था एग्जैक्टली कि टाइम भी इतना नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में कि आप कई सारी चीज़ों के नोट्स बना पाओ। तो नाउ आई हैव सम बेसिक नोट्स रेडी, तो इस अटैम्प्ट में शायद मैं बेटर नोट्स बना पाऊँ। इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रेस और इतना ये, इसके बीच में आपको क्या लगता है जो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है, आपका क्या लगता है कि मोटिवेशन वैल्यू कहाँ वैल्यू रखता है, कैसे आप अपने को मोटिवेट इस सब के लिए रखते थे? सर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है या मेरी जो वैल्यूज़ रही हैं वो हमेशा मोटिवेशन से ऊपर डिसिप्लिन को रखती हैं। मेरा स्कूल से ही हमको इंस्टेड ऑफ लाइक वॉचिंग सम क्या कहते हैं, किसी स्टार को देख के सिर्फ आंखों में सपने जैसा रखने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि ग्राउंड पे जाके तुम खेलो। तो कुछ मैंने वही उसको ही स्ट्रेटजी को रखा है कि मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड फॉर वंस, पर डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। तो डिसिप्लिन का ग्राफ ऐसा रहता है, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा रहता है, एंड दिस ऑफ कोर्स इट इज़ टेकिंग लॉन्गर क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, तो वो नहीं करना था। तो मेरे को एक्चुअली जो अपना अगर एम एक क्लियर था कि ऐसा करना ही है, ये रास्ता पता ही है, तो अभी कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन क्यों चाहिए? लाइक इफ आई हैव चोजन माय ओन पाथ, जब वो गोल तय है कि वहाँ पहुँचना ही है, तो फिर मोटिवेशन अलग से बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता क्या है? और ज़रूरत नहीं भी थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं वो ये बाहर से ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मोटिवेशन ढूंढे का। यही बात मैं आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा था। जब हमने अपना गोल सेट कर लिया, जब हमें वहाँ पहुँचना है, तो बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता क्या है ना? मोटिवेशन की आवश्यकता तब हो सकती है जब आप गोल सेट कर रहे हैं, हाँ, या फिर जब आपको दिख रहा है कि रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट यू हैव टू स्टार्ट। बट एक बार पहला कदम रख लिया, फिर ध्यान अगले कदम पे होना चाहिए, ना कि अब अगले कदम उठाने की एनर्जी कहाँ से। तो आई गेस मोटिवेशन का रोल बहुत कम ही रहा है, पर हाँ ऑफ कोर्स सबके थोड़ा जब डाउन फेजेस आते हैं तो यू नीड समथिंग, और मेरे लिए वो पोइट्री थी। आई गेस आई वुड राइट समथिंग, या फिर कुछ मैं पढ़ लूँगा कुछ अच्छा शेर या कोई अच्छी कविता, तो दैट वुड डू गुड फॉर मी। एक और चीज़ एस्पिरेंट्स बहुत फील करते हैं, बहुत मुश्किल होती है उनके साथ में, तैयारी करते करते उनका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, तो उसके लिए कैसे ठीक रखें अपने को? मेंटल स्तर पर भी चीज़ें ठीक रहें और फिज़िकली भी वे ठीक रहें और पढ़ाई भी ठीक से करते रहें, तो ये ज़रा बताएं।
सर बचपन से हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखते हैं दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। पर एक मैंने कुछ दिन पहले कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे लाइक व्हेन आई वाज इन दिस थिंग थर्ड ईयर, तो मैंने एक चीज़ देखी थी, एक मेंटल मॉडल हमारा ही गलत है कि हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह देखते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट मशीनरी। दिमाग को एक मसल की तरह देखना चाहिए। एंड हाउ डू यू कीप योर मसल्स हेल्दी? बाय एक्सरसाइजिंग देम, बाय वर्किंग आउट विद देम। दिमाग जो है बेसिकली आवर थॉट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अबव, इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिलो। जैसे हमारी बॉडी फील करती है वैसा हमारा थॉट हो जाता है। बेसिकली आवर थॉट्स आर जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर हार्मोन्स, आर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। तो उस तरह से अपने दिमाग को पहले देखना है। जब अपने दिमाग को हम एक मसल की तरह देखेंगे तो हम उसको मसल की तरह ट्रीट करेंगे। मसल की तरह ट्रीट करने का सबको पता है कैसे? अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी स्लीप, अच्छी फिजिकल हेल्थ। बिकॉज when you work out your body, your brain is also getting a sort of relief. Even this is scientifically proven that certain oxytocin and like certain other hormones are released when you work out. तो I guess physical health is the key to mental health। सबसे पहले तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं। मैं ये बात एक बताना चाहता हूँ। तो जब इन दोनों को हम जुड़ा हुआ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे। द एंटायर जो मिलियू में था मैं, इवन इन संकल्प और या अदर भी, तो मैंने देखा है कि फिजिकल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा ही इग्नोर करते हैं। नॉट जस्ट इन दी एस्पिरेंट कम्युनिटी बट एज अ सोसाइटी हम लोग फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो आई गेस फिजिकल हेल्थ को जब हम प्रायोरिटी देंगे तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली गेट्स गुड। एंड this preparation becomes an excuse for a lot of people to not work out, to not give attention to their bodies in the right sense कि healthy nutrition नहीं है तो भी कि ठीक है आज कम खा लेते हैं, पढ़ लेंगे ज़्यादा। You won't be able to study after 2 hours या फिर 4 घंटे कम पढ़ोगे in the longer run if you are not putting attention to your body। तो मैं कहूँगा कुछ exercises at least 3 to 4 times a week, maybe running, maybe going to gym, योगा के साथ साथ थोड़ा सा और पुश करके करना चाहिए और इट वुड ऑटोमेटिकली बेनिफिट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए जो आपने बताया उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि पिकिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट, पिकिंग अप अ हॉबी, पोइट्री, रीडिंग, फिलोसफी, नॉन फिक्शन, लिटरेचर, जापानीज फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, एनिमे, मांगा, वट एवर यू लाइक, देयर इज लाइक एम्पल ऑफ थिंग्स। हिंदी लिटरेचर, कुछ भी एक चीज़ उठाएं, शेर व शायरी, कविता, उसको सीरियसली एक परस्यू भी कर सकते हैं साथ में। तो इट बिकम्स अ गुड थिंग टू राइट इन योर डैफ फॉर योर इंटरव्यू। मेरे को जिसने बहुत हेल्प की, आई पिक्ड अ फ्लूट लाजी मैंने 2021 जनवरी में उठाई थी व्हेन आई मूव टू संकल्प। तो बेसिकली इट हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट। अभी आई कैन लाइक ऑलमोस्ट ऑल्टर माई मूड थ्रू रागाज कि मैं अभी राग मारवा बजाऊंगा तो थोड़ा सीरियस हो जाएगा माहौल, थोड़ा अपना अंदर ही अच्छा लगेगा, थोड़ा शांति रहेगी। राग भैरवी बजाऊंगा या भैरव बजाऊंगा तो दैट थिंग ऑल्सो हेल्प्स यू अलॉट। तो ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अपने आप पे ध्यान देना है एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अपनी जो बढ़ानी है, और ब्रेन को सबसे पहले मसल की तरह लेना है। इट इज़ अ मसल। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपकी तरफ से है क्योंकि ये जनरली उपेक्षित रह जाती है, ये इसको लोग ध्यान में नहीं देते। थोड़ी सी बात अब कुछ सब्जेक्ट्स पर कर लेते हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है। आपने किन राइटर्स की बुक्स को प्रेफर किया, कहाँ से किया? जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि एनसीईआरटी 6th से शुरू करें या क्या करें? जैसे अब क्या वास्तव में जो अभी 6th में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनकी एम्बिशन है कि हम भविष्य में सिविल सर्विस में जाना है, उन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग में एंड ऑफ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ है, तो क्या वो वहीं से तैयारी करें या बाद में करना चाहिए? तो उसमें ज़रा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो अलग अलग करके थोड़ा बताइए। सर मेरा एक वो रहता है मोटो कि मैं हर एक स्टेज पे एक बार यूपीएससी की जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आती है उसको पढ़ता हूँ जी। ठीक है, नोटिफिकेशन में देयर इज अ सेंटेंस मेंशन मेंस के एग्जाम से पहले इस पैराग्राफ में, that a well-educated individual would be able to answer all of these questions sufficiently without any special preparation। ठीक। तो you have to be a well-educated individual। हाँ। a well-educated individual की definition मैं हरिवंश राय बच्चन जी से लेता हूँ। हाँ। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात है जो अमिताभ बच्चन जी के किसी इंटरव्यू में मैंने सुनी थी कि if an individual is able to understand the newspaper from cover to cover, getting both the text and the context of the story, हालांकि उन्होंने ये बात हिंदी में बोली होगी, गेटिंग बोथ द टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हुए अगर एक इंडिविजुअल एक अखबार को बहुत अच्छे से समझ पाता है, देन ही इज़ अ वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल। अखबार को समझना, उस पर अपना ओपिनियन देना। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जाऊँगा कि सेंट्रल पिलर ऑफ आवर प्रिपरेशन इज न्यूज़पेपर। ओके।
प्रिपरेशन की 2 स्ट्रीम्स रहती हैं, स्टैटिक और करंट अवेयरनेस रादर देन करंट अफेयर्स। तो जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, बट हाउ डज दैट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस प्ले आउट इन रियल लाइफ, वो आप अखबार से सबसे पहले समझें, उसको समझना शुरू करें। कि आपने कोई अगर न्यूज़ पढ़ी है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट इन पंजाब, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ड्रॉट होती क्यों है, फैक्टर्स पंजाब में क्या है जिसकी वजह से ड्रॉट हुई है, कौन सी फसलें अफेक्ट हुई हैं। तो अगर आपने एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप वो समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर आपने ज्योग्राफी, सॉइल्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो समझ पाएंगे, या एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो विल कम बैक, कि आपको जब न्यूज़ का वो पार्ट नहीं समझ में आएगा, विल कम बैक टू द सब्जेक्ट। आजकल बहुत ईजी है ये चीज़ गूगल के थ्रू। पहले हमको किताबें छाननी पड़ती थी उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए। ये चीज़ मैंने सर फर्स्ट ईयर से की है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर मैंने आउटराइटली न्यूज़पेपर को रिवर्स इंजीनियर किया है। आई वुड रीड अबाउट रेपो रेट, तो मेरे को पता नहीं था रेपो रेट क्या है, वापस गया गूगल सर्च, रेपो रेट क्या है, बैंकिंग में यूज़ होता है, आरबीआई लेती है। आई डिडंट नो हाउ द बैंकिंग सिस्टम वुड वर्क, रिवर्स इंजीनियरिंग, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आरबीआई क्यों वैसे लेता है, वो पढ़ लिया। जस्ट फुलफिलिंग माई क्यूरियोसिटी ऑफ गेटिंग द टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, सिर्फ उस काम ने मेरी आधी प्रिपरेशन को, इवन बिफोर आई पिक्ड अप माई बुक्स, वो ओवर कर दिया था। आई वुड अंडरस्टैंड बेसिक मनी, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स का जो फाइनेंस है, कैसे एक्सपोर्ट ट्रेड काम करता है, वो सिर्फ गूगल से सर्च कर करके जी। तो ये जो सेकंड थर्ड ईयर में मैंने किया था, इसकी वजह से मेरे को लगता है थोड़ी तैयारी मेरे लिए जल्दी हो गई। क्योंकि मैंने जब टेक्स्ट बुक्स पे आया पढ़ने के लिए, तो स्टैटिक जब मैं पढ़ने आया तो आई वाज ऑलरेडी अवेयर कि रेपो रेट क्या होता है, तो उसको मैं 4 बार नहीं पढ़ना, मैं एक बार समझ गया, अच्छा वो जो मैंने चीज़ वहाँ पढ़ी थी, आगे बढ़ गया। या फिर हिस्ट्री में जब आए तो मैंने पहले ही सर्च कर रखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को सर्च किया था, क्योंकि उसका किसी पॉलिटिकल स्पीच में या कहीं एडिटोरियल में मेंशन था। तो ऐसे करते 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 आई गेस मैंने तैयारी ज़्यादा की है। थर्ड ईयर में जब मैंने पढ़ना प्रॉपर स्टैटिक सब्जेक्ट्स को शुरू किया, तो मैं उसमें आता हूँ हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले आर एस शर्मा सर की बुक को पढ़ा था, ओल्ड एनसीईआरटी, सतीश चंद्र जी की बुक को पढ़ा था, मेडिवल इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की उठाई थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव वही सर, ये तीनों बुक्स पढ़ी थी। पर एक चीज़ मेरे को प्रीलिम्स के टाइम पे हिट हुई कि एंशिएंट और मेडिवल में ये सिर्फ मेरे को कॉन्टेक्स्ट देती हैं, एग्जैक्ट स्पेसिफिक फैक्ट्स कम देती हैं। उसके लिए मैंने लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, जो सब जनरली वनडे एग्जाम्स के लिए प्रेफर करते हैं। मैंने उसके 50 पेजेस को लाइक 3-4 बार रिपीट किया कि जो एग्जैक्ट कोई फैक्ट्स होंगे वो इसमें से फंस जाएंगे। और हिस्ट्री में सबको पता है 10 में से 8 क्वेश्चन भी आंसर नहीं हो पाते हैं, इवन बाय हिस्ट्री ऑप्शंस। ठीक बात है। तो मैंने वही सोचा कि इवन इफ आई एम एबल टू आंसर 5 to 6 आई विल बी हैप्पी विद दैट। हिस्ट्री मेरा ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं है, तो यही मैंने लाजली किया है। 3 बुक्स फॉर स्टोरी, 1 बुक फॉर फैक्ट एंड कॉन्स्टेंट रिविजन, रेपिटेशन, मॉक टेस्ट। ओके। इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए सर मैंने मृणाल सर का कुछ मटेरियल फॉलो करा था, तो उनके नोट्स जो आते हैं और प्लस उनकी जो वीडियोस हैं जो अवेलेबल थी इंटरनेट पे, तो उनको पढ़ के लाजली मैंने वही किया था। वो बहुत ही एक्सटेंसिव मटेरियल है, 1350 पन्नों की उनकी PDF है, विच इज़ वेरी ह्यूज, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे साइड के छोटे छोटे टॉपिक्स वो कवर कर देती है, जो अगर आप खुद से करें तो शायद छोड़ दें या छूट जाएँ। तो मैंने वो लाजली किया था, उसके अलावा कोई रिलाई नहीं किया न्यूज़पेपर प्लस कुछ नहीं किया। पॉलिटी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी के लिए पॉलिटी का मैं जो मटेरियल जो भी बताऊं, उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आई वाज एनीवे स्टडीइंग इट इन माय ऑप्शनल, तो इसलिए मैंने जीएस के लिए पॉलिटी कुछ अलग से ज़्यादा नहीं पढ़ी। लक्ष्मीकांत जो सब पढ़ते हैं, नहीं, अगर जनरल जिसका ऑप्शनल नहीं है वो क्या करे, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक और चीज़ उसमें ऐड करूँगा, लक्ष्मीकांत फॉर द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। डीडी बसु से मैं चाहूँगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लें एक बार, तो आपको लक्ष्मीकांत डीडी बसु का थोड़ा सा फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में है, वो हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ यूजिंग द कीवर्ड्स दैट आर नेसेसरी फॉर राइटिंग अ गुड आंसर। कीवर्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल वर्ड में कैप्चर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोलूँ कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन व्हेन यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज, इंस्टेड ऑफ राइट दैट आई वुड राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कीवर्ड ये काम करते हैं। तो डीडी बसु या और भी जो थोड़े एकेडमिक टेक्स्ट होते हैं वो ये काम करते हैं कि कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू पिक अप कीवर्ड्स फ्रॉम देयर। तो उसके लिए मैं कहूँगा लक्ष्मीकांत प्लस डीडी बसु सर के में से इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स, पीटी के प्री के टाइम पे PT 365, मेंस के टाइम पे मेंस 365 एंड लार्जली आई गेस इट इज डन। अच्छा, एक कठिन सा सब्जेक्ट आता है, समझ में नहीं आता, ज़्यादातर लोग उससे पढ़ते हुए बोरिंग भी होते हैं। हालांकि बोरिंग नहीं है वो सब्जेक्ट, हमारा सारा सिस्टम ही उसके आसपास ही घूमता है, ज्योग्राफी। यस सर। उसके लिए क्या करें बच्चे?
सर ज्योग्राफी के लिए सब जो सजेस्ट करते हैं मैंने भी वही मटेरियल किया था, कुछ अलग नहीं किया था। NCERTs क्लास 11th एंड क्लास 12th 2-3 टाइम्स। GC लियोंग सर की एक बुक आती है जो कुछ पार्ट्स को आसान कर देती है समझना, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स को। सिर्फ मैंने उसके लिए एक बार उसको पढ़ा था और लार्जली सर यही थी। इसके अलावा मैपिंग के लिए इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस हैं, कई सारे टीचर्स हैं। इवन देयर इज वन टीचर कॉल्ड सुदर्शन गुर्जर जो मैपिंग अलग से कराते हैं, तो उनकी कुछ प्लेलिस्ट हैं। तो लार्जली यही किया था। अदर दैन दैट फ्री कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे राज तनिल सोलंकी मैम के, तो उनको मैंने 2-3 बार देखा था, तो वो भी मेरी हेल्प की थी काफ़ी। तो लार्जली यही किया मैंने बस। मैंने बहुत और भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछा, वो ज्योग्राफी में वही कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है, लेकिन लोग बच्चे ज्योग्राफी को बड़ी हवा जैसा बहुत डरावना सा सब्जेक्ट समझ के उसमें पिछड़ते हैं। जी सर। तो मैं आपके कहने से भी यही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल थोड़ा रख भी है तो उससे काम निकल जाए। एग्जैक्टली। चलिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक बिल्कुल जनरल उसमें उसका आंसर बताइए। एक जो जर्नल स्टडीज़ है ना, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कैसे उसको, क्योंकि उसकी सीमाएं पता नहीं है, उसकी लिमिटेशंस पता नहीं है किसी को, कौन कहाँ तक जाएगा उसका कुछ पता नहीं है। जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं फिर से वो नोटिफिकेशन की लाइन कोट करूँगा, राइट। A person should be a well educated individual। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स करने हैं। जब आप कुछ भी टॉपिक भी कोई सर्च करें तो सबसे पहली गाइड एक ले लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। जनरल स्टडीज़ की सबसे मेन गाइड होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे देखेंगे कि किसी भी टॉपिक को किस किस डायमेंशन से पूछा गया है, हाँ। तो आप बस हर एक टॉपिक को उसी डायमेंशन से तैयार करते हुए जाएं। जिस टॉपिक को उस डायमेंशन से नहीं भी पूछा है उसको भी उस डायमेंशन से तैयार कर लें, बिकॉज दोज डायमेंशंस आर देयर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मिडिवल इंडिया है, तो मिडिवल इंडिया में हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, और स्कल्पचर पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। पर इस बार कोई क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। अब किसी ने भी स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं पढ़े होंगे मिडिवल इंडिया के, बट आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर से उठाएं, जैसे मैंने कोट करा था ब्रिक एंड मोर्टर टेक्नोलॉजी, या फिर आप एग्रीकल्चर से उठा लें पर्शियन व्हील, या फिर आज इकोनॉमिक्स से उठा लें आप कोई दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट टेक्नोलॉजी, या फिर आप बैटल से उठा लें हिस्ट्री से कि गन पाउडर या दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, उसको पॉपुलराइज किया था बाबर ने। तो यहाँ से ही हमको सब उठाना है। तो आई गेस अगर आप वो डायमेंशंस किसी और तरीके से कर लेंगे तो आपको कहीं और दोबारा आंसर जब पूछा जाएगा तो फॉर्दर मटेरियल आपका सेम रहेगा, उसको मोल्ड करना है। तो जनरल स्टडीज़ का लार्जली यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेते हुए बोथ प्री एंड मेंस में कुछ क्वेश्चन्स आपको खुद से पूछने होंगे कि ये यहाँ पे रुक जा रहा है क्या टॉपिक, थोड़ा सा और इस पे देख सकते हैं क्या। अगर वो 2-3 बार पीछे पूछा हुआ टॉपिक है तो उसको एक और एंगल से करना बनता है, ठीक रहेगा। गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल विल मेक योर दिस थिंग जर्नी ईजियर। तो वही मैं कहूँगा कि मतलब लार्जली वही है, प्रीवियस ईयर पे रिलाई करते हुए और अपनी थोड़ी क्यूरियोसिटी को देखते हुए करें। बहुत लंबी बातचीत हो गई। जी सर। आप दोबारा से तैयारी में जा रहे हैं। जी सर। संकल्प की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे संकल्प परिवार की ओर से शुभकामनाएं धन्यवाद। कि आप जो रैंक लाना चाहते हैं और जो सर्विस पकड़ना, डेफिनेटली आईएएस लेना चाहते हैं और अच्छे उससे कैडर आईएएस लेना चाहते हैं, आप उसमें सफल हों। मेरा अंतिम प्रश्न कि और जो लोग अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं, जो संघर्ष में हैं, कोई 2 साल 3 साल चल रहा है, उनको आप क्या एक बहुत शॉर्ट में मतलब संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? सर शॉर्ट में एक संदेश अगर मैं संदेश देना चाहूँ तो मैं एक 1 वर्ड संदेश दूंगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज व्हेन योर एक्सपेक्टेशंस मीट योर एक्शंस। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ उसको अपने एक्शंस से मिलाना है। साथ में बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, थोड़ा सा काइंड रहना है अपने प्रति, सबसे पहले काइंड रहना है कि अगर नहीं हो रहा है, थोड़ी किस्मत का रोल है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए कभी अपने आप पे एकदम हताश नहीं हो जाना है। पर एट द सेम टाइम रीज़न और इमोशन के बीच में इमोशन को ऐसा ओवर पावर भी नहीं होने देना है कि नहीं आई विल डू 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट्स 9 अटेम्प्ट्स विदाउट गेटिंग अ बैकअप प्लान विच माइट बी डेट्रीमेंटल फॉर योर लाइफ इन द लॉन्गर टर्म रन। तो वही एक रैशनल इंडिविजुअल शुड गिव 3-4 अटेम्प्ट्स, तो उसको ढंग से दें और डिसिप्लिन के साथ जितना करना चाहते हैं उसको करें, और उसके बाद एक्शन जब आप कर लें
उसके बाद यू डिसाइड कि हमें नहीं करना है, तो आई गेस कुछ एक्शन एंड करेंगे तभी सफल होंगे। जी कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। एग्जैक्टली, सोचते रहेंगे तो कुछ तो होने नहीं वाला होगा, कुछ है। नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित ही आपने जो आज बातें चीज़ें बताई हैं वे हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत लाभ पहुंचाएंगी। उनसे हमारे जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं अभी, आपके ही साथी हैं, आपका सर, ही बिल्कुल, ग्रुप है, वो भी और मोटिवेट होके या उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।